सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को 50% एश्योर्ड पेंशन का नाम देकर बड़े भरोसे के साथ जो है पेश किया था। समय सीमा जो है यानी जो डेडलाइन है वो 3 बार बढ़ाई, खूब प्रचार हुआ, लेकिन जमीनी हकीकत जो है अब पीएफआरडीए के आरटीआई जवाब में जो है साफ दिखाई दिया। करीब 26.5 लाख एनपीएस कर्मचारियों में से सिर्फ 1.2 लाख यानी जो है महज 4% लोगों ने ही जो यूपीएस पर भरोसा जताया। प्रवीण सर, आसान भाषा में कहें तो 96% से ज़्यादा कर्मचारियों ने यूपीएस को जो है बिग नो कह दिया, और लगातार जो है हम लोग जो है यूपीएस को लेकर हो, चाहे ईपीएस 95 हो, सैलरी, पेंशन, 8th पे कमीशन को लेकर हम लोग जो है तमाम स्टोरीज करते रहे, और हम लोगों ने कहा कि लोग जो है इसको नहीं जो है स्वीकार कर रहे हैं, खुले दिल से नहीं स्वीकार कर रहे हैं। इसके बाद एक तर्क ये भी आया कि भाई इसका अच्छा से प्रचार प्रसार नहीं किया गया, लोगों को बताया ही नहीं गया। यूपीएस कैलकुलेटर लॉन्च की गई, उसको कहा गया कि सरकार ने खुद तो लॉन्च कर दिया लेकिन बताया नहीं कर्मचारियों को कैसे ऑप्ट करना है। ये सब तर्क देना सही था, या जो रियल फैक्ट जो सामने आया सर आरटीआई से, ये कितना डराने वाला है, आप देख रहे हैं? नहीं, आरटीआई के जरिए जो चीज़ें साबित हुई हैं उसमें एक तो पहली चीज़ ये पता चल रही कि जो 27.5 लाख एम्प्लॉयज़, एक्स एम्प्लॉयज़ यानी रिटायर्ड कर्मचारी सब मिलाकर 27.5 लाख सरकारी सेवारत लोगों का एक पूल था, जिसमें से केवल और केवल 1.25 लाख लोगों ने, 1.25 लाख से भी कम लोगों ने यूपीएस को, जिसको सरकार बड़े जोर शोर गाजे बाजे के साथ लेकर आई थी, उस पर लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि हमको साहब इसमें नहीं आना। तो 96% अगर सरकारी कर्मचारी और रिटायर्ड मुलाजिम अगर इसको इनकार कर रहे हैं तो यहाँ सरकार को इस चीज़ को समझना चाहिए कि 96% लोगों ने आखिर क्यों नकारा इसको। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास जानकारी नहीं थी। मैं इस बात को बार बार कह चुका हूँ कि सरकारी कर्मचारी अपने एक एक पैसे के लिए जागरूक रहते हैं, उनको पता होता है कहाँ लॉस है कहाँ प्रॉफिट है, इतना गणित गुणा भाग सबको आता है अपने पैसे को लेके। तो तमाम कोशिशों के बावजूद 96% लोगों ने अगर नहीं किया तो क्या अब सरकार के पास इसका वापसी का कोई विकल्प है? क्या सरकार बजट में इसको लेके कुछ चीज़ें ऐसी लेकर आ सकती है जहां पे कि इन चीज़ों को कंपनसेट किया जाए, क्योंकि लोग जो मांग कर रहे हैं वो पुरानी पेंशन की लगातार विशाल मांग कर रहे हैं। चलिए सर, इसी के साथ जो है सैलरी पेंशन की बात हो रही है सब, तो एक और खबर है उसको भी हम आपसे जो है डिकोड करवाना चाहते हैं। हड़ताल को लेकर बात जो है सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि कर्मचारी वर्ग जो है बड़ा नाराज़ है। बजट के बाद जो है 12 तारीख को कहा जा रहा है कि धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, ये सब चीज़ें की जाएगी। कुछ प्रमुख मांगों की बात की जाए तो कहा गया कि टीओआर जो है 8th पे कमीशन का, उसमें थोड़ा जो है मूलचूल बदलाव कीजिए। कहा गया कि 50% जो डीए मर्ज करने की जो बात थी उसको थोड़ा सा मर्ज कर दीजिए। अंतरिम जो है राहत देने के लिए 20% जो है अभी दे दीजिए। उसके अलावा भी और सब बहुत सारे बातें कही जा रही हैं सर। इस खबर को कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, एक इसको मैं इस तरह से समझने की कोशिश, जो कल हमने इसको चीज़ को डिस्कस भी किया था कि साहब दो अलग अलग हिस्सों में डिमांड की गई है, एक सरकारी कर्मचारियों के लिए, एक बाकी के आम आबादी के लिए, चाहे 9,000 रुपये की पेंशन की बात हो, लेबर कोड रद्द करने मुझे लगता है कि सरकार ने हाल के वक्त में जो सरकारी सेक्टर के जो जैसे नाबार्ड है, आरपीआई के, इनके लिए पेंशन और सैलरी में बढ़ोतरी के ऐलान किए जी, और बजट के बाहर किए। 93,000 लोगों को फायदा देने की बात कही। 93,000 लोगों को फायदा दिया। मुझको ये लगता है कि क्या सरकार बजट में इस तरह के कुछ ऐलान कर सकती है जहां सरकार, और इसके अलावा एक और बड़ा ऐलान हुआ था जिसमें कंपोजिट सैलरी अकाउंट देने की बात कही गई थी। एक ही जगह सरकारी बैंकों में कंपोजिट अकाउंट सारे सरकारी कर्मचारियों के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है जहां आपको लोन से लेके डिस्काउंटेड रेट पे लोन मिलना, या फ्री आपका लॉकर की सर्विसेज हो, क्रेडिट कार्ड हो। सरकार क्या बजट में कुछ केंद्र सरकार के कर्मचारियों या सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी और पेंशन से जुड़े कुछ ऐलान कर सकती है? क्या कुछ उनको इस तरह की रियायतों का ऐलान कर सकती है? विशाल, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। अच्छा सर, मैं एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जो यूपीएस वाली कहानी हम लोगों ने डिस्कस की, उसका अगर अपसाइड डाउन स्टोरी अगर हम लोग देखें, उलट कर देखें, तो क्या यही वजह तो नहीं जो आरटीआई में जो जवाब आया उस वजह से सरकार जान गई, तो डेडलाइन भी नहीं बढ़ाई, बंद कर दिया, अब ऑप्शन नहीं है लोगों के पास? ये भी तो बात हो सकती है ना? बिल्कुल, सरकार के पास तो हर दिन का डेटा रहा होगा, किस दिन कितने लोगों ने इसको ज्वाइन किया, टोटल नंबर क्या है, कितने लोग अब आ गए हैं। 30 नवंबर को सरकार के पास पूरा डेटा होगा कि साहब 1,22,123 लोगों ने जो है इसको ऑप्ट किया है, बाकी लोगों ने 27-27.5 लाख लोगों में से बाकी लोगों ने इसको नकार दिया है। तो सरकार ने अब वहाँ इसको आगे बढ़ाने का कोई विकल्प था नहीं। भले आप इसको 1 साल तक खोल दे रहते या इसको ओपन एंडेड स्कीम कर देते कि आप जब चाहे एंट्री कर लीजिए, जब चाहे एग्जिट कर लीजिए, लेकिन उसमें फिर
बहुत ज़्यादा लोगों का आना होता नहीं, इसीलिए सरकार ने उसमें बंद करने का फैसला लिया। अब क्या इसमें मॉडिफिकेशन करेगी सरकार? क्या ये कहेगी कि सारे लोग इसमें एनपीएस में वापस चले जाओ और एनपीएस को ही हम और बेहतर बनाएंगे? तो विकल्प असीमित है, लेकिन सरकार को अपना खजाना देखना होगा कि वहाँ कितना दे पाने की हैसियत में सरकार है। सर आपने एनपीएस वाली बात छेड़ दी, तो सर एनपीएस को भी लोग ना कह रहे हैं कि अब मुझे जो है ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ओपीएस जो है वही चाहिए। वो प्रमुख मांगों में एक है जो 12 तारीख वाली हड़ताल वाली बात है। वो फीजिबल है सर? सरकार ने तो संसद के पटल से कई बार कह दिया कि नहीं भाई नहीं पॉसिबल है, लेकिन ओपीएस को लेकर जो लगातार ये लोग चीख चिल्ला रहे हैं उसका क्या होगा? तो मुझे लगता है कि ओपीएस को लाने की सरकार की फिलहाल कोई मंशा नहीं है। 2029 में चुनाव होंगे लोकसभा के। तो अगर सरकारी कर्मचारियों की नाराज़गी बढ़ती है, अगर उससे पहले 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें आती हैं और बाकी चीज़ें होती हैं, क्या उनसे सरकार इन सबको सेटिस्फाई करने में कामयाब रहती है? अगर ऐसा कुछ होता है तब तो ठीक है। अगर ऐसा लगता है कि सरकारी कर्मचारियों में नाराज़गी है, तो हो सकता है सरकार कुछ और बेहतर विकल्प लाने की कोशिश करे जो ओपीएस के फिर आसपास हो। जी चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने जो है बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कुछ सुझाव दी। कहा कि बजट को जो है छोटी जो सोच है उससे बाहर निकालने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दुनिया जो है एकदम बेहद जो है खतरनाक दौर से गुजर रही है। अब चूंकि प्रवीण सर अब आज इकोनॉमिक सर्वे वाली बात हम लोगों ने डिस्कस की है, बजट भी जो है कल परसों के आसपास जो है 1 तारीख को जो है पेश हो जाएगा। इससे पहले इनकी जो चेतावनी कहिए, वार्निंग कहिए, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और इनकी वार्निंग को देश और दुनिया जो है सुनती भी है सर। नहीं, बिल्कुल बजट से ठीक पहले तमाम बातें कही उन्होंने। कहा है कि बजट को साहब आपको इस तरह बनाना चाहिए कि ये एक इकोनॉमिक स्ट्रेटजी के तौर पर, आपको एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रेटजी के तौर पे इसको पेश करना चाहिए। जैसा अब तक के जो बजट आते रहे उसमें ये इस चीज़ का अभाव दिखा जी। चाहे बड़े बड़े जो बजट इससे पहले भी पेश किए गए उनमें इस तरह की पंचवर्षीय योजनाएं जब थी तब भी बजट इस तरह के नहीं थे जिनमें कि एक लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजिक अप्रोच दिखाई दे। तो वो सरकार को लेकर आना होगा। और इस बार का बजट बहुत खास इस वजह से भी है क्योंकि आप याद कीजिए पिछले बार के बजट में सरकार के सामने अमेरिका का चैलेंज नहीं था। जब 1 फरवरी को जब हम लोग बैठे थे तब इस तरह का कोई चैलेंज नहीं था सरकार के सामने कि साहब अमेरिका के साथ डील होगी कि नहीं। हम सब या पूरी दुनिया ये मान के चल रही थी तकरीबन कि भारत के लिए, क्योंकि ट्रंप का आना प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक पर्सनल केमिस्ट्री भी थी और दोस्ती भी अच्छी खासी मानी जाती थी। तो ये माना जा रहा था कि भारत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, तो बहुत ज़्यादा भारत के लिए दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन उसके बाद के महीनों में हालात जिस तरह से बदले वो वहाँ पे चीज़ें फिर गड़बड़ा गई। और उसी को देखते हुए अब जो रघुराम राजन साहब हैं वो इस तरह की बातें कह रहे हैं। कुछ पॉइंट्स है सर, उनको भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। वो कह रहे हैं कि देखिए भारत को ये सोचना चाहिए कि भारत जो है वो आर्थिक झटकों को कैसे जो है सह पाए, उससे कैसे बच पाए, ये समझना होगा। दूसरों पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो निर्भरता है, वो जो डिपेंडेंसी है उसको कैसे कम किया जाए, और तेज विकास यानी जो है डेवलपमेंट वो कैसे हो ताकि दुनिया जो है भारत के साथ जो है कदम ताल मिलाकर चलाए। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, लगातार हम लोग कहते हैं कि अभी 4थे पायदान पर है, 5वें पायदान पर है, कैसे हम लोग जो है टॉप 3 बिल्कुल। उसमें उन्होंने जो ये बात कही कि ऐसी एंटिटीज़ पर डिपेंडेंसी या ओवर रिलाइंग जो है डिपेंडेंट होना वो रिस्की होगा जो बाद में आपको जाके डिच कर सकते हैं। एक तरह की उन्होंने ये बात कही। सीधे तौर पे इशारा अगर हम देखें इसका AI तो अमेरिका पे उनका इशारा था कि साहब आप ऐसी, और यही था। देखिए आपको याद विशाल है या नहीं, पिछले साल जब 1 फरवरी को जब हम बजट में बैठे थे उससे ठीक पहले 20 जो है जनवरी को राष्ट्रपति ट्रंप का इनॉग्रेशन हो चुका था, उनका शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो चुका था। लेकिन 1 फरवरी को हमारे एजेंडे में या बजट के एजेंडे में कहीं भी ये बात नहीं थी कि कल को भारत इतने ऊंचे टैरिफ पर और इतनी ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ के बीच में फंसा हुआ होगा। तो तब से अब तक गंगा में बहुत सारा पानी विशाल बह चुका और चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। सर जोखिम की बात हो रही है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी जो टेक्निक्स हैं वो आपको मौका तो दे रही हैं लेकिन खतरे भी जो हैं वो और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जिसको टैकल करने की कोशिश की जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत को जो है ग्लोबल सप्लाई चेन में शामिल होना चाहिए। इसके अलावा जो है मुश्किल फैसले लेने होंगे, जैसे उन्होंने कहा कि टैरिफ जो है इम्पोर्ट टैक्स को जो है समझदारी के साथ जो है घटाना होगा। राज्यों को जो है
इन्वेस्टमेंट अनुकूल जो है नीतियाँ, जो पॉलिसीज़ है और तेज़ी से लागू करने की ज़रूरत है। ये भी बात वो कहते हुए नजर आ नहीं रहे तो हैं। यहाँ देखिए एक प्रैग्मेटिक अप्रोच सरकार की तरफ से, जो प्रोटेक्शनिज्म की बात थी जी उस दायरे से सरकार बाहर निकलती हुई भी विशाल दिखाई दी है। और रघुराम राजन साहब ने भी एक बात महत्वपूर्ण इस पूरे उसमें ये कही है कि 1991 के रिफॉर्म के बाद से भारत में रिफॉर्म दरअसल हुए नहीं। जी और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और पिछले साल सरकार ने अब इन रिफॉर्म को शुरू किया और इसी गाड़ी को आगे बढ़ाने की जो है वो बेहद ज़रूरत है। जी तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिसको लेके खुद सरकार भी इस बात को बार बार कह रही है कि अब हमारा जो पूरा का पूरा फोकस रहेगा वो रिफॉर्म पे रहेगा। दूसरी बात प्रोटेक्शनिज्म की रही। भारत लंबे वक्त तक प्रोटेक्शनिज्म को सपोर्ट करने वाला कंट्री रहा, जहाँ पे कि हम अपने देश में बाहर की जो कंपनियों टिल और 1991 तक ना, 1991 क्या उसके बाद भी Okay. जिसमें जिसको लेके अमेरिका भी बार बार कहता, बहुत तमाम सारे मुल्क कहते हैं कि साहब आपके टैरिफ रिलेटेड ही बैरियर नहीं है, नॉन टैरिफ बैरियर भी बहुत लंबे चौड़े हैं ताकि आप अपनी इंडस्ट्री को बचा पाएं। लेकिन अब आप देखिए यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसमें बहुत सारे जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि क्या इस डील का ज़्यादा फायदा यूरोपियन यूनियन को होने वाला है क्या। तो भारत ने अब उस दायरे को तोड़ने की कोशिश की है जहां पे कि आप बहुत ज़्यादा टैरिफ रिलेटेड, और जिस बात को रघुराम राजन कह रहे हैं कि अब आपको इंपोर्ट ड्यूटीज़ को थोड़ा कम करना होगा, भारत की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कम्पिटिटिव होना होगा। जी तो वो सर इस भरोसे नहीं रह सकती कि सरकार का सपोर्ट है और अब हम अपने भारत के जनता को हम जो है अपना माल सप्लाई करते रहेंगे। जी, लेकिन सर कुल बात जो है, सारी बातों का लब्बू लुबाब मैं देखूँ तो रिफॉर्म्स की तो गाड़ी तो बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से राजन साहब कह भी रहे। तो चाहे आप ईयू के साथ डील देखिए, चाहे आप जो नहीं रिफॉर्म की गाड़ी तो आगे बढ़ी है, सरकार ने बढ़ाई है, ठीक बात है। जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन हो, नहीं लेकिन कारोबार करना अभी भी मुश्किल है। ओके अभी भी कानूनी झंझट, और आपने पिछले साल कस्टम्स को लेके जो एक पूरा बवाल शुरू हुआ, तो लोग ये चाहे कस्टम्स को लेके हो चाहे जीएसटी को लेके हो, कारोबारी व्यक्ति के लिए अभी भी भारत में फ्लॉलेस तरीके से या उसका दिमाग केवल कारोबार पर रहे, ये मुश्किल है। ओके आपका दिमाग 4 तरह के झंझटों में अलग रहता है, लाइसेंस, फीस, स्क्रूटनी, ऑडिट। आप कहना चाहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे जब तक सरकार फोकस नहीं करेगी, जब तक कानूनी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं करेगी, जब तक जो सरकारी जो अफसर हैं उनकी मेंटलिटी नहीं बदलती, तब तक चीन और भारत का जो कंपैरिजन होता है उसमें भारत इसीलिए पिछड़ता है जी क्योंकि भारत में इकोसिस्टम जो है वो बिल्कुल अलग तरह का है, चीन में बिल्कुल अलग तरह का है। जी चलिए सर आगे बढ़ते हैं। जिस तरह यूपीआई ने भारत में पैसों के लेन देन की तस्वीर बदल दी, ठीक उसी तरह अब एक नई जो है तीसरी टेक्नोलॉजी जो है डायरेक्ट टू होम यानी D2M कंटेंट देखने का तरीका जो है बदलने को तैयार है। बिना इंटरनेट, बिना डेटा और बिना वाईफाई, सीधे मोबाइल फ़ोन पर जो है लाइव टीवी और फ्री कंटेंट। अब जो एक्सपर्ट्स हैं उनका दावा है कि जो टेक्नोलॉजी है न सिर्फ यूट्यूब जैसे दिग्गज प्लेटफॉर्म को चुनौती देगी, बल्कि जो है एडवर्टीजमेंट्स, ब्रॉडकास्टिंग की जो पूरी दुनिया का है गेम ही पलट सकती है। प्रवीण सर आपसे सवाल है, लगा इसके पहले भी जो है हम लोगों ने सेंट्रल में जो है D2M की बात की थी, भारत जो है क्या अगली डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि लीड करने की जो बात आ रही है वो कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से ही देखने को मिलेगा। यहाँ की टेक्नोलॉजी जो है पूरी दुनिया में जो है एक जो है मतलब गेम ही पलट देगी। नहीं बिल्कुल, जैसा कहा जा रहा है कि ये इंडिया लेड इनोवेशन है, भारत का अपना इनोवेशन है जिसमें सीधे मोबाइल पर आप जो फ्री जो ब्रॉडबैंड चैनल और बाकी का कंटेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके कि किस तरह कभी ज़माना एंटीना का था और अब जी किस तरह से आप अपने मोबाइल पर टीवी देख पाएंगे, वो बिना वाईफाई बिल्कुल। और इसको लेके बड़ी बात जो है वो ये है कि इसमें जो बॉटम अप अप्रोच एक तरह अपनाने की बात की जा रही। बॉटम अप अप्रोच का मतलब ये हुआ कि देश में करीब 3 करोड़ लोगों के पास आज भी टीवी नहीं है, ओके या टीवी कनेक्शन नहीं है। ऐसे लोगों के लिए कंटेंट के कंजम्पशन का प्राइमरी सोर्स क्या हो सकता है? वो होगा उनका मोबाइल। 5,000, 6,000, 7,000 रुपये का एक मोबाइल उनके लिए कंटेंट के कंजम्पशन का सोर्स होगा। जी इस कंटेंट के कंजम्पशन के लिए आपको न तो वाईफाई चाहिए, न आपको इंटरनेट की फैसिलिटी चाहिए। और इसी चीज़ को लेकर जो मोबाइल कंपनियां हैं उनकी तरफ से और
जो विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। जो टेलीकॉम ऑपरेटर साहब, उन्होंने भी रार छेड़ दी, बोले कि जब कोई हमारा डेटा लेगा ही नहीं तो फिर तो पूरा का पूरा जो आरपू रेवेन्यू सब कमाई का धंधा पानी सब बैठता नजर आएगा। तो एक तो मसला यहाँ पे ये बात हुआ कि यहाँ से जब 3 करोड़ लोग जो बॉटम के हैं उनसे शुरू करके और देश के टॉप लेवल तक के लोगों तक इसको ले जाया जा सकता है, स्केल इसका इतना बड़ा है। दूसरी जो ज़्यादा बड़ी चीज़ है वो ये है कि यूट्यूब जैसा, अभी अगर कंटेंट के मोनेटाइजेशन की अगर आप बात करें, उससे कमाई की बात करें, तो दबदबा एक छत्र राज जो है वो यूट्यूब का है। पिछले सर कई मीडिया रिपोर्ट्स में हम लोगों ने देखा कि कहा गया कि यूट्यूब ने इतना पैसा भारत के जो है यंग क्रिएटर्स को 21,000 करोड़ रुपए, एग्जैक्टली एक साल में 21,000 करोड़ रुपए का। तो जो रोजगार के फ्रंट पर जो चुनौतियां थी उसको कहीं ना कहीं नहीं, लेकिन अब यूट्यूब की जो मोनोपोली है, जिसको लेके बार बार इस बात का डर लगातार रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जब यूट्यूब मोनेटाइज करना बंद कर दिया, किसी तरह का दूसरा डिसीजन ले, और तब आपकी कमाई का क्या होगा। वहाँ ये कहा जा रहा है, जो बड़ी रिपोर्ट है वो इस बात की है कि एक तो यूट्यूब की मोनोपोली यहाँ से खत्म हो सकती है रेवेन्यू को लेके, यानी जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जी, उनके लिए एक रेवेन्यू का, अर्निंग का स्ट्रीम डायरेक्ट टू मोबाइल साबित हो सकता है। दूसरा, एडवर्टाइजमेंट का जो रेवेन्यू है या जो एडवर्टाइजर्स हैं उनके लिए एक नया जरिया बन सकता है। जो सेट जो परंपरागत तौर तरीके हैं रेवेन्यू के, एड रेवेन्यू के या एडवर्टाइजमेंट के, उसमें बदलाव हो सकता है। वो आपके मोबाइल पे सीधा ऐड आ सकता है जब आप किसी फ्री, जैसे जो डीडी के वो है फ्री, अगर आपके उस पर चैनल चल रहे हैं, अगर आप उसको देखते हैं तो वहाँ पे सीधा आपको एडवर्टाइजमेंट दिया जा सकता है। सर एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो टेलीकॉम कंपनियों की रार वाली जो बात है कि टेलीकॉम कंपनियां क्यों विरोध कर रही हैं, पीछे तर्क दिया जा रहा है कि जो स्पेक्ट्रम का जो है वो टकराव हो सकता है, नेटवर्क में दिक्कत आ सकती है, ये तर्क दिया जा रहा है। ये तर्क में इतना जान है कि जो ये टेक्नोलॉजी है, देशी टेक्नोलॉजी है, इसको रोका जाए? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि इतना कोई बड़ा मसला है नहीं इसमें जिसका कि निदान नहीं पाया जा सकता ज़्यादा। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब कोई नई तकनीक आती है तो उसको लेकर पहले खलबली होती है, विरोध होता ही है। तो मुझे लगता है वो ज़्यादा मसला है, कंपनियों को लगता है कि साहब हमारे धंधे पानी का क्या होगा, वो ज़्यादा बड़ा वहाँ पे उनका एस्पेक्ट दिखाई देता है। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।